नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। इसके पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कुछ चेहरे हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम क्षणों के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, त्यौहार होता है, इवेंट होता है या फेस्टिवल होता है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार जनता को मिला है वो है वोट का। और मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों पर बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोग वोट क्यों देते हैं और वोट क्यों मांगते हैं। उससे पहले कुछ चेहरे दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस समाज को बदलने का एक निर्णय लिया है। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब इंसान बड़ी बड़ी बातें सुनता है, बड़े बड़े आश्वासन से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब हो जाती है जब चुनाव जीतने के बाद नेताजी जनता के बीच जाते हैं। ये वार्ड नंबर 97 है और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, हर पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम है कि जनता इस बार किस पर भरोसा करने की कोशिश करेगी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जनता वही है, लोकतंत्र में इसी जनता का बड़ा अहम रोल होता है। और हम चाहेंगे कि वाकई हमारे ब्यूरो चीफ संजय मिश्रा जी हमारे साथ आए और ये बताने की कोशिश करें कि इस बार आपके वार्ड में किस तरह का माहौल है। संजय, देखिए, सबसे पहले अवनिंद्र जी आपसे बताना चाहेंगे, वार्ड 97 है और पहले ये 92 के नाम से जाना जाता था। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर जिस तरीके से मुंबई में घमासान मचा हुआ है, वार्ड 97 का हम सूरत हाल तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई धुरंधर बैठे हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने का हमारा मकसद खुद का नहीं था। यहाँ जो रहिवासी हैं उनकी दरकार थी कि चुनाव मैदान में जो 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जनता उनसे सवाल पूछे, उन सवालों का वो जवाब दे। सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेतल गाला से संपर्क किया। उनका यह कहना था अवनिंद्र कि हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हेड ऑफिस से पूछते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर पत्रकार आपसे समय मांग रहा है तो आप उनसे यह कहती है कि हम हेड ऑफिस से पूछेंगे। ये तो ये वही हुआ संजय कि कोई कार्यकर्ता अगर बोलता है नेताजी मेरा हाथ टूट गया है, वो बोलते हैं रुक मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, लेकिन पहले हेड ऑफिस से पूछ लूं। पहले हेड ऑफिस से पूछ लूंगी। कोई जन समस्या सामने आती है और आपसे यदि जनता कोई उम्मीद रखती है तो आपका यह जवाब होगा कि हम हेड ऑफिस से पूछेंगे। हेड ऑफिस से पूछने का तात्पर्य एक कठपुतली शब्द सुना होगा आपने अवनिंद्र। जिस तरीके से तमाम पार्टियां कहा जाता है कि ये उम्मीदवार इसकी कठपुतली, ये उम्मीदवार उसकी कठपुतली, ये शब्द हमारे नहीं है अवनिंद्र, ये शब्द मुंबई करों के हैं। मुंबई करों ने काफी नजदीक से मनपा चुनाव को देखा है, महसूस किया है। मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ से भी अधिक का है और हर उस वार्ड में उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है अवनिंद्र। यानी जो बदलाव का पैमाना होना चाहिए वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही कारण है कि हर कोई बंदा चाहता है कि वो चुनाव लड़े और जीत कर आए। संजय, एक सवाल आपसे करने की इच्छा हो रही मेरी कि जब जनता के बीच नेता जाता है तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ऊपर नीचे होता है? क्योंकि जीतता वही है जो जनता के दिलों में रहता है। सवाल है कि बार बार वोट मांगने की स्थिति क्यों आती है, क्यों लोग पार्टियां छोड़कर निर्दलीय तौर पर लड़ते हैं। लेकिन आज हम वार्ड 97 की बात करेंगे तो मुद्दों को हम सबसे ज्यादा प्रमुखता देंगे कि मुद्दे के जरिए ही एक नगर सेवक अपनी कुर्सी को पा सकता है। और इन उम्मीदवारों में कई दिलचस्प चेहरे हैं। अर्जुन उज्ज्वला सिंह, एक लंबा अनुभव राजनीति का, चुनाव एक बार लड़ चुके, एक बार वो जीत भी चुके हैं, यहाँ के बतौर नगर सेवक रह चुके हैं, बड़े अनुभवों से लबरेज है। हमारे साथ मोहन विठोबा लोके गावकर, साल 2007 में जब चुनाव हुआ था वो जीत कर आए थे। 25 साल पुलिस सेवा में थे, उसके बाद जन सेवा की भावना लेकर उतरे मैदान में, शाखा प्रमुख बने, टिकट मिला, जीत कर आए। दोबारा वार्ड का जो लेखा जोखा था वो बदल गया, लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हम तमाम वो चेहरे दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले अवनिंद्र हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को यह बताएं अर्जुन उज्ज्वला सिंह आखिर चाहते क्या हैं। जाहिर तौर पर हर नेता चाहता है कि उसको सत्ता मिले। सत्ता में आने के बाद ही कोई भी नेता अपने कर्म को निभा सकता है, अपनी जनता का सेवा कर सकता है। जाहिर तौर पर जनता जो है वो इस चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर वोट देती है ताकि उनको ये लगे कि हमारा काम कौन कर सकता है। यहाँ पर थोड़ी सोच बदल जाती है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें और अगर हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो बहुत ज़्यादा सोच बदल जाती है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से भी थोड़ा अलग हटकर जनता सोचती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये रफत हुसैन साहब हैं जिन्होंने
ये चुनौती लेने की कोशिश की है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, लेकिन इस बार हमने ऐसे कैंडिडेट को उतारा मैदान में जो जनता की भावनाओं को समझता है। नेता तो हर घर को जानता है, जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझता है, लेकिन इस बार मुंबई में जो सबसे दिलचस्प है वो यही है कि हर बार की तरह इस बार शब्दों के खेल चल रहे हैं। शिवसेना ने दावा किया कि मुंबई का विकास जो है वो शब्दों का खेल नहीं हो सकता। उसी तरह महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मुंबई को और भी ज़्यादा फास्ट बनाऊंगा, और भी ज़्यादा स्वच्छ बनाऊंगा, ये मेरे शब्द हैं। तो शब्द बाण जो है उसको लेकर यहाँ स्थितियाँ बदल रही हैं। अब हम संजय को एक बार फिर बुलाएंगे और जाएंगे कि वो सारे यहाँ पर जो भी उम्मीदवार हैं उनका परिचय फिर से एक बार कराते हुए उनके मुद्दे पर सबसे पहले फोकस करें। जी धन्यवाद अवनिंद्र। सबसे पहले अर्जुन उज्ज्वला सिंह साहब के पास जाएंगे। सिंह साहब, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं। वैसे जनता के पास तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपने जो महसूस किया चुनाव प्रचार के दौरान, क्या महसूस किया? विकास के लिए जनता चाहती है कि इस वार्ड का विकास हो, ये इस और अच्छी तरह से पानी सप्लाई हो। पानी का दबाव, प्रेशर ठीक नहीं आता है, लोग उससे परेशान हैं। प्रेशर सही रहे और वाटर, प्योर वाटर मिले, क्योंकि वाटर कंटामिनेशन जो है मैक्सिमम ज़्यादातर हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पेट की बीमारी होती है। पेट की बीमारी के बाद में फिर वो चाहे हार्ट होए, चाहे किडनी होए, चाहे कैंसर होए, और चाहे फिर वो ब्रेन होए। मतलब आदमी जब स्वस्थ नहीं है तो कोई भी काम बराबर अच्छी तरह से होता नहीं है। आप ये मानते हैं कि वार्ड 92 जो 97 हुआ, इसमें कोई काम नहीं हो पाया, मानते हैं? कभी कौन से दरमियान? मैं पिछले 10 सालों की यदि बात करूं, एक दशक की, तो उसमें कुछ काम आपने देखा? कोई भी विकास का काम ये 10 साल में मुझे महसूस नहीं हुआ है। मोहन लोकेगांवकर साहब, 10 साल की बात हुई अर्जुन सिंह साहब से, उन 10 साल में 5 साल आपके थे, क्या कहेंगे आप? इस फोटो को गौर से देखना, इस फोटो को गौर से देखना। ये मिलन सबवे का फोटो है। मिलन सबवे में लगभग 5 फुट पानी में उनका नगर सेवक गटर के पानी को निकाल रहा है बारिश के दरमियान। और इससे भारी अगर कोई छायाचित्र दिखा दे तो मैं इस चुनाव से अब भी आपके सामने निकल जाऊंगा। पूरा पोथी लेके आए हैं आप? बोलिए, ऐसा है क्या? इसको गौर से देखिए, मैं कितने फुट नीचे हूँ पानी में? 4.5-5 फुट हूँ। ऐसा कोई नगर सेवक अपने 25 साल के कार्यकाल में अगर एक भी फोटो ऐसा काम का दिखावे तो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं इस चुनाव से बाहर निकल जाऊंगा। जी जी जी, अर्जुन सिंह साहब, सुना आपने क्या कहा मोहन साहब ने? कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? बहुत अच्छी तरह समझाऊं। आप अगर ये बात देखना चाहते हैं तो मिलन सभ्य जो प्रोजेक्ट रहा है, मिलन सभ्य में जो फ्लडिंग की, बाढ़ की जो समस्या रही है, तो रीमॉडलिंग ऑफ वाटर मिलन सभ्य सबसे पहले 30 लाख रुपया खर्च का सैंक्शन करा कर हमने कराया है। उसका वहाँ पर मिला अपना नाला LIC के कंपाउंड से जाता है, वहाँ पर उसको चौड़ा किया गया। हनुमान मंदिर के सामने उसको मेन रोड से चौड़ा करके, यानी टू मिनिमाइज द फ्लडिंग। एकदम वाटर जो उसका लेवल है वो इतना नीचा है कि इम्पॉसिबल वो था। उसका अल्टरनेटिव हमने क्या किया है, फ्लाई ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट डाला गया, जिसमें सुनील दत्त जी ने, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे गॉडफादर रहे हैं, उनके जरिए, उनकी मेहनत के कारण आज मिलन फ्लाईओवर जो बना है, ये 10 साल की मेहनत से बना। और यहाँ के लोगों को जो समस्या थी ईस्ट वेस्ट की, उसको खत्म किया गया। तो कहने का तात्पर्य, जी जी जी, मैं भी बिल्कुल, मुझे उनके जवाब से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकाल में मिलन का फ्लडिंग के बारे में जो चंदन टॉकीज के पीछे जो एक BMC का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो हाईटाइट 2006 में हुआ था। उस हाईटाइट के बाद पूरा पानी खींचने के लिए लगभग 4-5 एकड़ जमीन में BMC ने बनाया है। वो ऑटोमेटिक है, एक बटन भी दबा दे आप तो पूरा पानी यहाँ का खींचा जाएगा। वो मेरे कार्यकाल में बना है। अभी कैसे बना है, क्या बना है, वो इंजीनियर को मालूम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने काम की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जी सिंह साहब, मोहन लोकेगांवकर साहब जो हमने किया है उसकी पोथी मेरे हाथ में है और मैं बता सकता हूं कि किस तरीके के काम किए गए हैं। और भी कई उम्मीदवार हैं। हेतल गाला भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार
हमने उनके नाम का उल्लेख किया था, हमारी उनसे कल टेलीफोन पे बात हुई थी, हमने उन्हें आमंत्रित किया था, उन्होंने कहा था हेड ऑफिस से पूछने के बाद हम आएंगे। शायद हेड ऑफिस से उन्हें अनुमति मिल गई है और हमारे बीच वो मौजूद हैं। हेतल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है आप वार्ड 97 में, जो मुद्दे हैं, एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक की जिम्मेदारी वो होती है जो पहले तो विकास का ध्यान दे। अभी फिलहाल मेरे लिए कोई भी चीज़ बोलना आपत्तिजनक ही होगा, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सीनियर्स लोग हैं और मैं एकदम जूनियर हूँ। तो बेटर है मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ के कंट्रोवर्सी में मत डालिए। मेरा काम एक ही है कि जो लोग जो काम पेंडिंग छोड़ के जाएंगे वो काम मुझे कंप्लीट करना है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। हम पहले एमआईएम के परचम तले अपने किस्मत आजमा रही एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ने जा रही है। तमाम उम्मीदवारों को उतारा गया है। रफत हुसैन साहब, अभी अभी आपने मोहन लोकेगांवकर को सुना, हेतल गाला जी को सुना, अर्जुन सिंह साहब को सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के इतने बड़े सीनियर अर्जुन सिंह जी अभी बोल रहे थे कि पानी के बारे में, जब ये कॉरपोरेटर थे उस वक्त एसआरए स्कीम लागू हुई और उसके बाद एसआरए स्कीम के तहत काम आगे बढ़ा। उस वक्त एमएलए भी कांग्रेस के थे और एमपी भी कांग्रेस के थे। आज भी 16 साल के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी के लिए उस वक्त हम एक एनजीओ चलाते थे और हमें भूख हड़ताल करके दौलत नगर 3 नंबर में बैठना पड़ा और 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो पानी को हमें लाना पड़ा, जबकि हमारे कॉरपोरेटर, हमारे एमएलए कांग्रेस के हुआ करते थे। मैं समझता हूँ कि खाली टीवी पर आकर इंटरव्यू देने से अच्छा है लोगों के बीच में उतरें और काम करें। कभी हमने आज तक 3 नंबर में, 1 नंबर में, उस पूरे एरिया के अंदर अर्जुन सिंह को देखा ही नहीं है। आपने अर्जुन सिंह को नहीं देखा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कितने आंदोलन किए आपने और कितना केस अपने ऊपर लिया जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर? मैं समझता हूं मेरे ऊपर काफ़ी केस है और मुझे गिनती भी याद नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं लोगों के काम करने में खास तौर से काम करता था, इस वजह से मेरे ऊपर काफ़ी केस हैं। बीएमसी ऑफिसरों के ऊपर, जब बीएमसी ऑफिसर काम नहीं किया तो बीएमसी ऑफिसर में अंधेरी के वेस्ट में मैंने उनको हाथापाई भी हुई और हाथापाई होने के बाद वहां भी कांग्रेस के ही नगर सेवक थे मोहसिन हैदर, और वो भी उसी रूम में बैठे हुए थे। एक सड़क का मामला था जिस सड़क के लिए हम पिछले 6 महीने से फॉलो अप कर रहे थे और वो कांग्रेस के लीडर वहां बैठ कर हंस रहे थे, क्योंकि रात में जब एक बॉडी जा रही थी तो बॉडी जाते जाते गिरी और हमने जब ये देखा कि बॉडी को ले जाने के लिए सही रास्ता नहीं है और पिछले 20 साल से नगर सेवक कांग्रेस के हैं और वहां पर अशोक जादव साहब जो कांग्रेस के एमएलए थे, इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया, खाली बैठकर कुर्सी पर लोगों को आदेश दिया, कोई काम नहीं किया। अंधेरी में भी जाके हम ही जैसे सोशल वर्कों ने काम करके और केसों को अपने ऊपर लिया, लेकिन हमारे ऊपर कितने भी केस लगे हमें उससे डर नहीं है, हमें जनता का काम करना है। ये एमआईएम का आगाज हुआ है, अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बड़े चीजों को लेकर उतरे हैं चुनाव मैदान में सचिन मंडलिक। हम आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के 227 वार्डों में इन 24 न्यूज के माध्यम से हमने जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, लोग आहत हैं, बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अमूमन लोगों का एक ही कहना है कि चुनाव के दौरान नेतागण आते हैं, हथेली पे चांद दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। और यही सवाल हम उन तमाम नेताओं से पूछेंगे। बतौर युवा सचिन मंडलिक, आप मोमबत्ती लेके खड़े हैं, खड़े रहने का मकसद क्या है? आप वोट काटना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? वोट काटना चाहते हैं ये तो नहीं, लेकिन विकास जरूर करना चाहते हैं। विकास जरूर करना चाहते हैं। पिछले कई सालों से नगर सेवकों ने खाली अपना ही विकास किया है, हमें जनता का विकास करना है। नगर सेवकों ने अपना विकास किया, हमें जनता का विकास करना चाहिए। रोड रोलर लेके खड़े हैं आप, बिल्डर के बुलडोजर से लोग तो पहले से डरे हुए हैं और आपका बुलडोजर भी लेके आप जनता के बीच उतरे हैं। मकसद क्या है आपका? मकसद तो ये है कि ये पहली बात तो बुलडोजर नहीं है, ये रोड रोलर है। रोड रोलर इसलिए मैंने चुना है कि ये विकास के लिए है। आज बम्बई में इतने सारे खड्डे पड़े हुए हैं जो
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के राज्य में आज 25 सालों से दोनों ने सत्ता जो की है, जो उनके मेयर थे, लेकिन उन्होंने इस विकास के बारे में कुछ काम नहीं किया, इसलिए मैंने रोड बुक किया है। आप पहले एनसीपी में थे, उसके बाद आप कांग्रेस से टिकट की दरकार थी। इन तमाम चीजों को लेने के बावजूद भी जब आप सफल नहीं हो पाए तो अंततः आप चुनाव मैदान में कूद पड़े। जी हाँ, मेरा जन्म यहाँ पर खोतवाड़ी में 1968 में हुआ। राजनीति में मेरा 1985 में पदार्पण हुआ। आपका मकसद क्या होगा? मेरा मकसद यही है कि जो मेरे पिताजी भी निर्दलीय खड़े थे 2 बार, पार्टी ने उनको भी टिकट नहीं दिया, इस बार भी ये जो अन्याय हुआ, तो आज मैं निर्दलीय इसलिए खड़ा हूँ कि लोगों की जो समस्या है, यहाँ के जो SRA स्कीम है, अन्य जो सुविधा है और यहाँ का विकास के बारे में मैं यहाँ पर उतरा हूँ। मैं पक्ष के बारे में नहीं, मैं अपक्ष करके खड़ा हूँ। रेलवे ट्रैक के किनारे बसा हुआ है खोतवाड़ी, रेलवे ट्रैक के किनारे बसा हुआ है टीपीएस। जो लोग वहां रहते हैं किस बदहाली में रहते हैं, टीपीएस के लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं और कई सवालों को लेकर हैं, लेकिन हम सीधे सीधे उनका सवाल रख देते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं सुरेश गमरे साहब, किन चीजों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आपने पिछले 5 सालों में कोई एक काम गिनाइए कि आपने किया हो जिसको जनता ने देखा हो तब वो स्वीकार करे आपको। आज तक मैं सामाजिक संस्था में अपने काम करता था और सामाजिक संस्था में काम करते वक्त मैंने अपनी प्रसिद्धि का मैंने लालसा नहीं रखा। मैं इसलिए पूरे दुनिया से वंचित रहा अपनी प्रसिद्धि से। प्रमोशन नहीं कर पाया अपने कामों का? नहीं, मैं अपना प्रमोशन नहीं करता, तभी मैं ये चाहता था कि मैं राजकारण में आ जाऊं, तभी मेरा वार्ड 97 के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप मुझे बताइए, जनता को बताइए, खास करके वार्ड 97 की जनता से सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की, जो मैं भी वो समस्या से गुजरता हूँ क्योंकि मैं वो वहाँ रहता हूँ। उसके बाद वहाँ के जो शौचालय है, जो बहने वाला गटर है, उसका वापस पानी जो लोगों को मिल रहा है बहुत बुरे हाल में, छोटी कतार रहती है पानी की, तो वो हिसाब से उन सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सबको एक तरीके से न्याय मिले, यही मैं चाहता हूँ। न्याय की बात तो आपने कर दी, लेकिन मुख्य मुद्दा कहीं ना कहीं से आप भटक गए। आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। मेरे साथ इनामदार साहब है, बैट लेके खड़े हैं। बैट की जो भूमिका है बड़ी अजीबोगरीब है। 2007 में जब बैट आई तो उसके पहले भी बैट आई थी, सतीश कोचरे उम्मीदवार थे, बैट लेके खड़े थे अरुण देव के सामने और फिर से काउंटिंग हुई और बैट ने हिला दिया। 2007 में भी बैट ने हिलाया, शिवसेना जीती, कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई, फिर बैट आ गई बीच में। क्या बैट के जो सपने हैं, उनका जो मंसूबा है वो पूरा नहीं हो पाया? जब भी बैट यहाँ पर आई है हमेशा इतिहास रच के गई है, तो इस बार भी है ना, बैट 2 बार अगर फेल हुई तो इस बार विजय का डंका बजा के ही रहेगी और जब तक ये दम नहीं लेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तक किसी को अपक्ष या यहाँ पर ऐसा कुछ खड़े रहने की जरूरत नहीं होती। अगर ये पार्टी लेवल वाले नेता अगर 25 सालों से इस तरीके का वार्ड की हालत खराब कर चुके हैं, एक बच्चे को पाकिजा होटल हो, पाकिजा होटल के सामने की जो बस्ती है, ग्रीन पार्क है, आई प्लॉट है, दौलत नगर है, यहाँ के बच्चों को जब स्कूल से निकलते वक्त आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई फौजी लड़ाई कर रहा है। उस तरीके से तो बच्चे वहां पर रोड पर निकलते हैं, गड्ढों में से चल के रोड ढूंढते हैं, अंधेरे शाम को 6 बजे जब निकलते हैं तो अंधेरों के बीच में होके निकलते हैं, वहां पर बस गाड़ी का सामना कर करके। जम्मू कश्मीर के फौजियों का नाम लिया, आपका मकसद क्या है? फौजियों का मकसद ये है कि वहाँ पर वो दूसरे दुश्मनों से लड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पर विकास नहीं करके वो रोड से, गड्ढों से, उनसे लड़ते हैं ये बच्चे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, सवाल कई हैं लेकिन जवाब बड़े गिने चुने हैं। वक्त तो चला है कि छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और भी ऐसी प्रतिक्रिया लेंगे और जमीनी मुद्दों की बात करेंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुंबई के नगर सेवकों, हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आप
ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम तमाम उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं ली। इसी बीच कुछ नए उम्मीदवार जो 16 उम्मीदवारों में से हैं, वो थोड़े से विलंब से आए हैं, हम उनसे भी आपको तारुफ करा दें। भारी पे बहुजन महासंघ के उम्मीदवार हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अजय सिंह है, ये भी खड़े हैं चुनाव में। किसी जमाने में एनसीपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब युवाओं का जोश देके इनसे रहा नहीं गया, ये भी कूद पड़े हैं इस राजनीति के अखाड़े में। कहा जाता है कि राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं होती, लेकिन हम इनसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि ये किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं चुनाव मैदान में। क्या इनकी भूमिका वोट काटने की तो नहीं है? सर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आप लोगों ने यहाँ बुला, उसके अंदर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वार्ड क्रमांक 97 में जो आप पूछ रहे हैं काम को लेकर, तो सबसे पहला होना चाहिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता। तो यहाँ पर सारे उम्मीदवार हैं, हम भी एक उम्मीदवार हैं। हम कभी एनसीपी के लिए काम करते थे, 16 साल हमने एनसीपी पार्टी के लिए काम किया। लास्ट में हमें वहाँ से नकारा गया, हमें टिकट नहीं दिया गया। तो हमने एक लक्ष्य बनाया है कि अगर राजनीति में हम आए हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि पार्टी हमें टिकट दे रही है या नहीं दे रही है। हमारा लक्ष्य है कि हमको उतरना है और इन बीच में इनके खड़े होना है। अब जितने भी उम्मीदवार खड़े, आधी लोग पार्टी है, कोई कैंडिडेट का अपक्ष खड़ा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सब अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी उस लड़ाई में हूँ और मैं चाहूंगा कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो लोगों का कल्याण और उनका काम करने का काम हमेशा उनके लिए खड़े रहूंगा। कुल मिला के सोच यदि सही होगी तो राह भी आसान होगा। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं आप? आप लोगों को मालूम है मैं क्यों खड़ा हूँ। इतने सालों से नगर सेवक बदले हैं, एमएलए बदले हैं, और मैं वो स्टूडेंट, और मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े। आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? मैं साबू सिद्दीकी कॉलेज का। साबू सिद्दीकी कॉलेज के स्टूडेंट है। इस बार मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मानो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा उत्सव आ चुका है, उसमें बड़े जोश खरोश के साथ युवा जो है वो कूद पड़े हैं। स्टूडेंट है ये साबू सिद्दीकी कॉलेज से। हमने वार्ड क्रमांक 66 का जायजा लिया था, वहां पर योगिता यल्लप्पा कुसालकर को टिकट दिया गया है, जो कि भवंस कॉलेज के फाइनल ईयर की छात्रा है। इसी तरीके से तमाम लोग हैं, लेकिन हम वार्ड 97 की बात करेंगे। सिंह साहब, एक बार फिर आपके पास आते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना। उसके पहले मैं फ्लाईओवर ब्रिज के लिए ये आपको बुकलेट दे रहा हूँ। इस वार्ड नंबर 97 में जो जो काम हुए हैं विथ एविडेंस, कोई भी चैलेंज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको उसको दिए जाएंगे। आप भी अगर इसको चैलेंज करेंगे कि क्या क्या काम किए थे, कि कौन से काम अधूरे हैं, आगे कौन से काम विकास के करने हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है। इसको आप पब्लिक को भी दे सकते हो, प्रेस रिलीज कर सकते हो, और ऊपर से कोई चीज इसमें अगर गलत साबित हुई, आप यहाँ पर दावा भी कर सकते हैं। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना राज्य सरकार की योजना, साल 1996-97 महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में मनोहर जोशी साहब यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरी झंडी दिखाई। वजह क्या है कि जिन जिन इलाकों में एसआरए स्कीम की शुरुआत की गई, आधे पे ही ये ठप हो गया, और उसी में एक पार्ट ये वार्ड 97 भी, लोगों के घर टूटे, बद से बदतर परिस्थिति का सामना करने पर मजबूर है वो संक्रमण शिविर में। करे क्या, आवाज उठाए क्या? अगर हाईपावर कमेटी बनाई गई है एसआरए प्राधिकरण में, वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है, सोसाइटी से परेशान है, जाए तो जाए कहां? सिंह साहब, ये बताइए आप। एसआरए के पहले एसआरडी स्कीम थी, वो 1978 में एसआरडी स्कीम आई। एसआरडी स्कीम में बहुत अच्छी नई स्कीम थी वो, जिसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, हर नागरिक उन चीज़ों को समझ सकता था, उनके सामने ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। उदाहरण के तौर पर आप रिजवी पार्क में 432 लोगों को मकान मिले हैं। जी जी, 432 लोगों को मकान मिले हैं, और वहां पर 1978 से 1986 तक उसका काम, मैं उसका चेयरमैन था संस्था का, जिसके माध्यम से मैं बिल्डर के साथ लड़ा, हाई कोर्ट तक भी गया। हाई कोर्ट से जाने के बाद में सबको, यानी आज उसका नतीजा ये हुआ कि एक भी आदमी ऐसा नहीं जो कि रिजवी पार्क में जिसको मकान नहीं मिला हो। आप क्या कहेंगे मोहन मुखेगांवकर साहब? बात हो रही है सारे स्कीम की, आपने भी बड़े बड़े
यहाँ पर आंदोलन किए हैं। जी जी जी। उसके बाद में 2000 में SRA स्कीम आई। SRA स्कीम को एक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। जिम्मेदार किसे माने? हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा बनाया गया, आम आदमी उसको नहीं समझ सकता है। स्टार्टिंग में जो वहाँ पर एग्रीमेंट होते हैं वो वो एकदम वन साइड एग्रीमेंट है समझो। उसकी कॉपी सामने दे दी जाए, बिल्डर की तरफ से, डेवलपर की तरफ से उस पर कोई सिग्नेचर होता नहीं, उसको नोटरी नहीं किया जाता है, बल्कि ऑक्यूपेंट जो हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, या उनको टेनेंट कहिए, उन्हीं को बांधना जाता है उसमें। और बांधने में ज़्यादा भूमिका जो सोसाइटी वहाँ बनती है, वास्तव में सोसाइटी सही तरीके से नहीं बनती है। इसमें मेन भूमिका सोसाइटी की होती है। सोसाइटी जो मेन तरीके से नहीं बनती है, उसमें किसकी भूमिका होती है कि वो नहीं बन पाती है? वो नहीं बन पाती, आप जानते हो। बिल्डर की तानाशाही तो नहीं है, पैसा, मनी पावर, मसल पावर तो नहीं है। देखिए, इसमें बिल्डर के ऊपर आरोप मैं नहीं लगाता हूँ और किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है कि अच्छे को हिला देती है। और उसमें सोसाइटी जिस तरह से बननी चाहिए, हर वर्ग के आदमी को, उसमें लेडीज तक भी होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट भी होनी चाहिए, हर कास्ट का आदमी, हर प्रदेश का आदमी उसके अंदर आना चाहिए। लेकिन बहुत सी सोसाइटी ऐसे मिलेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे आपको कि 7 मेंबर, 11 मेंबर, 21 मेंबर मिलकर के वो पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। और वो दे वर्क विथ फॉर बिल्डर, फॉर डेवलपर, नॉट फॉर ऑक्यूपेंट्स। चलिए, कम से कम आपने ये तो कहा, दे वर्क फॉर डेवलपर नॉट फॉर ऑक्यूपेंट। इन्होंने पैसे की बात करी तो हम आपको बता दें कि टका धर्मम टका कर्मम टका परमम तपह जा घरे टका नास्ती टक टक टका टकायते। यानी पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ मोहन लोके गांव के साहब हैं, बड़े बड़े झंडे उठाए, इन्होंने आंदोलन किए, कई दिनों तक बैठे रहे और इनकी बात भी नहीं सुनी गई। आपसे जानना चाहूंगा, अर्जुन सिंह साहब कहते हैं मैं बिल्डर के बारे में नहीं बोलूंगा, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ये विकास को न होने के पीछे? पहले तो अर्जुन भैया की बात से मैं SRA के बारे में सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना क्लियर है एकदम कि दौलत नगर, ये जो SRA प्रोजेक्ट है, उससे बुरी हालत मुंबई में किसी SRA प्रोजेक्ट की नहीं हुई है। दौलत नगर में एचडीएल नाम के राकेश दीवान पायोनियर कंपनी, जो मैं नाम के साथ बोलता हूँ, मुझे किसका डर नहीं है, मेरी कल कोई विकेट भी गिरा दे तो कोई गम नहीं है। लेकिन ये देखो, मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया था 2010 में। इन लोगों ने हजारों लोगों को बेघर बनाया है और मौके की और महागड़ी, जिसको मराठी में हम महागड़ी जगह, मौक्याची यानी महागड़ी जगह बोलते हैं, वो दौलत नगर में गरीबों की लूटी गई है। गरीबों को दौलत नगर के एक 3 नंबर में डाल दिया गया है, जहां रिजर्वेशन था। कुछ गरीबों को लोहिया नगर में डाला गया है। और राजकीय पार्टी जो तीनों पार्टी, जो भी कोई पार्टी है, जो मेन पार्टी, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, मैं एक को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। जब वो लोग एक ही इंसान अच्छा निकला उसके अंदर, सुनील दत्त जी, बाकी सभी लोगों ने इसकी मलाई खा के हजारों लोगों को उधर बेघर कर दिया। लेकिन ये बात मैं अपनी कोतवाड़ी में होने देना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने सुनील दत्त का नाम लिया है तो हम अपने दर्शकों को बता दें, सुनील दत्त जिसे विश्व शांति दूत भी कहा जाता था, क्योंकि वो हालात, वो समय ऐसे थे कि बुलडोजर थी गरीबों के झोपड़ों पर चलने के लिए और उस बुलडोजर के आगे वो सो गए। वो दिन और आज का दिन लोग उन्हें नहीं भूलते। जी जी जी, पूछना चाहूंगा कि 2000 में दौलत नगर का प्रोजेक्ट आया SRA का, 2003 में खोतवाड़ी का प्रोजेक्ट आया। मैं अपने दोस्त से बोलना चाहूंगा कि अपने घर की बात पहले बताइए, कि घर की बात बताइए, कितने बिल्डर वहां पर, कितने डेवलपर वहां पर चेंज हो गए, क्यों हो गए, क्या कारण है। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भी उम्मीदवार है सिंह साहब जी। बात सुनिए आप, मेरा कहना क्या है, अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं रिजी पार्क डेवलप कराया हूँ, प्रैक्टिकली उसको पूरा कराया हूँ। रिजी पार्क को 432 लोगों को मकान दिलाया हूँ। तो इसलिए मेरा कहना है कि पहले खोतवाड़ी के बारे में बताइए कि आज 2003 में ये लागू हुआ, 2003 से 14 वर्ष हो गया, 2017 चालू है, क्यों नहीं अभी तक
वो काम क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? पहला मुझे एक पूरा करने दो, फिर दूसरा सवाल करो मुझे। पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया था दौलत नगर के बस्ती के बारे में, तो मैंने दौलत के बारे में एक मिनट, SRA के दौलत SRA के, हाँ सुनो तो उस दौलत नगर के बस्ती के बारे में किया था, तो वो बस्ती के बारे में मैंने उस वहाँ की कहानी बताई। अभी आइए खोतवाड़ी के बारे में। खोतवाड़ी में लगभग 12-14 साल से ये SRA योजना के फ्रॉड जो होते हैं उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया है। और मेरा कहना है कि SRA स्कीम कैसी होती है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब दौलत नगर की स्कीम हुई है, उसके अंदर सहकारी गृह निर्माण संस्था जिसके अंदर मेंबर किया जाता है, जिसका मेंबर किया जाता है, और 3000 लोग जो नियोजन में आते हैं, 4000 लोग जो नियोजन में आते हैं, उसकी सहकारी संस्था बनी ही नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड किया है दौलत नगर के। और यहाँ भी ऐसा हो रहा था कि यहाँ 3000 घर होते हुए सिर्फ 7 लोगों ने बिल्डर लाया, 7 लोगों ने। इसलिए मैंने उस काम को रोक के कि सभी को मेंबर बनाया जाए, सभी पात्र सदस्यों को मेंबर बनाया जाए, सभी को यही घर मिले। 3000 घर यहाँ मिलने चाहिए। LOI में कितने हैं? 800 घर है। 800 घर तो 2200 लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए सभी रहवासी लोगों ने मुझे यहाँ इंडिपेंडेंट खड़ा किया है। चलिए, इन्होंने बता दिया कि यहाँ के रहवासियों ने हमें मौका दिया है। जी और भी उम्मीदवार हैं। सिंह साहब, आपके पास आता हूं मैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना से विजय काते हैं, हम इनसे ही पूछ लेते हैं। 2 धुरंधर आपसे बात कर रहे थे, हम चाहेंगे कि जो भी उम्मीदवार अपनी बात करना चाहेगा वो हाथ थोड़ा सा उठा लेगा तो मैं उसके पास जरूर आऊंगा। विजय काते साहब, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना से हैं आप, 2 बातें हुई, आपने विरोध किया, कारण? सिंह साहब बोल रहे थे कि दौलत नगर खोतवाड़ी घर के बारे में लोग आओ करके बताओ। घर तो पूरा अपना जो वार्ड है वही पूरा अपना घर है। वो दौलत नगर अलग नहीं है, खोतवाड़ी अलग नहीं है। स्कीम दोनों बाजू चालू है और खोतवाड़ी से पहला दौलत नगर की स्कीम चालू हुई है। तो अभी वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? वो हम लोग आपस में बहस करने से अच्छा वो डेवलप कैसे अच्छी तरीके से हो, सब मिलके करे, इसके बारे में हमें सोचना है। जैसे आने वाले कल में ऐसा खोतवाड़ी है सर, खुद मैं 9 साल से बाहर हूँ, मेरा भी रूम टूटा हुआ, बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, सब बातें चालू है। तो इससे बहस करने से अच्छा कि अपन सब मिलके वो बाहर जो टेनेंट बाहर गए हैं उनको अभी तक जो रूम नहीं मिला उसके बारे में सोच के योजना कैसे अच्छी तरीके से शुरू होती है उसके बारे में सोचना चाहिए। काफी अच्छी बात कही है इन्होंने कि सब मिलकर इस बात को हल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। विवाद खड़ा करना किसी का मकसद नहीं होना चाहिए। कुछ कहना चाहते हो? मैडम, आपसे जानना चाहता हूं, आपने सुना कुछ समय पहले आपने कहा यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, कुछ तो समझा होगा आपने। आप कितना इत्तेफाक रखती है उनकी बातों से SRA के पीछे? मेरा बोलना सिर्फ एक ही है कि SRA एक ऐसा विषय है सभी के लिए, मेरे लिए नहीं। यहाँ पे 97 वार्ड के जितने भी नागरिक हैं जो ये SRA से प्रभावित हैं, उनको जाके आप पूछिए कि कौन क्या महसूस कर रहा है और कौन क्या नहीं। नेता है, नेता खाली स्पीच देंगे, बोलेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या करती हूँ या मैं क्या सोचती हूँ, उससे ज़्यादा कौन कितना अच्छी तरीके से काम करेगा और जनता किसको चुन के लाएगी उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सब बोलने से कि हम ये करेंगे, वादा जनता सुन ही रही है 20 सालों से। जो घर के बाहर हैं उनको भी पूछिए, घर के अंदर है जिनका घर सही सलामत है उनको पूछ के कुछ फायदा नहीं है। जो घर के बाहर हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग। आप जीत कर आएंगी तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है जी, कोई एक चीज गिना दीजिए। नहीं है मेरे पास एक चीज गिनने के लिए नहीं, क्योंकि मैं मल्टीपर्पज हूँ। मैं एक साथ में 5-10 काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं नगर सेवक हूँ और मेरा टीम 20 जन का है तो मैं 20 जन को एक ही काम पे लगाऊं, ये दैट इज नॉट फेयर। आपके विधायक यहाँ कितनी बार आए मैडम, जरा एक बार बताएंगे? SRA स्कीम को लेके जो समस्या है उसको लेके आशीष सेलार SRA के बारे में
बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो मैं अभी बार बार वापस आपको एक ही बात बोलती हूँ, एसआरए वाले मामले में मुझे आप बीच में इन्वॉल्व नहीं कीजिए। आशीष शेलार जी का मैं नंबर दूंगी, आप उनको पूछिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा तजुर्बा है। मैं बहुत आपके पास, आपने कहा मल्टीपर्पज आपके पास लिस्ट है, आप एक ही चीज को मेरे को टारगेट कर रहे कि हो। आपकी इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है। सुनिए, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि एसआरए ऐसा बीच में कंफ्यूज हो चुका है ना कि वो बढ़ चुका है। कोई उसको खींच के एक बाजू लेके जाता है, दूसरा दूसरी बाजू खींच के चला जाता है। तो ये पहली बार बीजेपी कंटेस्ट कर रही है बीएमसी इलेक्शन, तो एसआरए के कोई भी मामले में अभी तक बीजेपी इन्वॉल्व थी ही नहीं। तो कुल मिला के इनका कहना साफ तौर पर था, जो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है वार्ड 97 से, और कुल मिला के समय की काफी कमी है इनके पास, जा रहे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जी 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 देखिए, एसआरए के बारे में आवाज बराबर नहीं है। सिंह साहब, आवाज इसकी एकदम परफेक्ट है। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, आपके पास आता हूँ। जी, कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अर्जुन सिंह जी और मोहन साहब का आपने सुना, और दोनों नगर सेवक और दोनों बड़े माहिर हैं अपनी बातों को उल्टा सीधा करने में। मैं सीधा अर्जुन सिंह और मोहन साहब से जानना चाहता हूँ कि एसआरए स्कीम के तहत जो अभी करीब 700 लोग घर के बाहर हैं, उनको जीते या हारे वो अपनी जगह पर है, उनको हक दिलाने के लिए काम करेंगे या नहीं? आओ लाओ, मैं क्लियर कट पब्लिक के सामने बोलना चाहता हूं, अगर लोकशाही पद्धति से सभी लोगों को, जब मतलब 100% लोगों को इकट्ठा बुलाकर उनकी जनरल बॉडी सभा लेकर उसका मिनट बनाकर, बराबर उसका मिनट बनाकर अगर लोग अपनी चीफ प्रमोटर और बॉडी चुनते हैं तो उसके लिए मैं तुरंत तैयार हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कोई 4-5 लोग बिल्डर के एजेंट बनकर, बिल्डर के गुंडे टपोरी लाकर दबाव डालकर लोगों के ऊपर प्रेशर लाना चाहेंगे, तो उसके लिए मेरा विरोध है। जी 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 जी, धन्यवाद मुझे देने के लिए। बोलने का मौका आप दे नहीं रहे हो। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसके पहले आपने हमें बोला कि आप वोट काटने के लिए खड़े हो। मुझे आपने ये बोला 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा वोट कौन खा रहा है और जीत रहा कौन है। अब जिस मुद्दे पे बात चल रही हो करिए, एसआरए पे आइए। आता हूँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ, लेकिन मैं जवाब उस चीज का दूंगा कि हम अपक्ष लोग भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम युवा पीढ़ा को भी आगे आने दीजिए आप लोग। हम आगे आएंगे, यूथ आगे आएगा तो काम करेगा। तो अपने काम से आएंगे या लोगों को दबा के आएंगे? हम अपने काम से आएंगे, लोगों को दबाना हमारा काम नहीं है। लोग वैसे ही परेशान है एसआरए को लेके, बिल्कुल परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? उसमें हम लोगों को और परेशान करना नहीं चाहते हैं। आपका पहला कदम क्या होगा? हम यही चाहेंगे, हमारा पहला कदम यही रहेगा कि हम जीतने के बाद लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का काम करेंगे, और जो बाहर गए उनको अंदर लाने की कोशिश करेंगे। जी जी, इस विभाग के विकास के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 20 सालों में यहाँ पर जो विधायक कांग्रेस के पहले बाबा सिद्दीकी जी थे, अभी के जो आशीष शेलार जी है, उन्होंने विधानसभा में इस विकास के बारे में कभी कोई सब्जेक्ट नहीं उठाया। उसी समय कारपोरेशन में भी शिवसेना के कारपोरेटर 4 बार चुन के यहाँ से गए हैं, मनसे के गए हैं, लेकिन कारपोरेशन में हाउस में भी किसी ने इस विभाग के एसआरए स्कीम के बारे में कोई मुद्दा उठाया नहीं है। इसलिए मैं अपक्ष में खड़ा होकर, मेरी यहाँ पब्लिक की अगर विनती है, अगर मुझे कुल मिला के समय काफी कम है। आखिरी देखिए, सबसे पहले दौलतनगर के बारे में जो बात है, डेवलपर से बात हो चुकी है, और जो भी लोग बाहर हैं, जिनको भाड़ा नहीं मिलता उनको भाड़ा दिया जाएगा और डेवलपमेंट सही तरीके से किया जाएगा। कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर के लोग हैं हमारे। आखिरी चीज, है और अब ये कार्यक्रम बंद करना होगा, चूंकि दिन है वो प्रचार समाप्त करने का दिन है, और आज के दिन बड़ा जोश है लोगों के बीच में। कई उम्मीदवारों की हमने प्रतिक्रिया ली, समय काफी कम है, 5:30 बन चुके हैं। इस कार्यक्रम को यही हमें समापन करना होगा, लेकिन 21 फरवरी के दिन किस उम्मीदवार के सिर पर ताज होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।